हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे आप सभी लोग। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल और करेंट अफेयर्स में स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी लोगों का। तो जैसा कि हम लोग करेंट अफेयर्स देख रहे थे और करेंट अफेयर्स में हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण जो प्रश्न है उसी पर हम लोग फोकस कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, देखिए अभी बहुत ही महत्वपूर्ण कहा जाए तो इसका करंट अफेयर्स का जो भूमिका है एग्ज़ाम के समय में या किसी भी कंपटीशन में अगर हम लोग बात करें तो करंट अफेयर्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। अगर हम लोग बीपीएससी की बात करें या किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में करंट अफेयर्स जो है एग्ज़ाम के समय 1 महीना पहले 10 दिन पहले विद्यार्थी पढ़ता है, लेकिन इससे करंट अफेयर्स बेहतर नहीं होता। करंट अफेयर्स के लिए आपको बहुत समय से लगना होता है। जैसे कोई विद्यार्थी अगर 1 साल से करंट अफेयर्स में न्यूज़पेपर को अगर लगातार पढ़ रहा है तो उसका करंट अफेयर्स बहुत अच्छा होगा। वो पीटी के लिए भी फाइट करेगा और मेन में भी उसकी समझ बढ़ जाएगी और मेंस में भी वो अच्छा साबित होगा। तो इसीलिए खास करके सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले विद्यार्थी के लिए हम कहेंगे कि न्यूज़पेपर हमेशा पढ़ना चाहिए। उसमें बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिसका डायरेक्ट आपको मेंस में उसका फ़ायदा होता है। तो चलिए हम लोग अभी देखते हैं, क्योंकि अभी आपका बहुत सारा एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम में भी बने रहना चाहिए। चलिए देखते हैं। प्रश्न कहता है, बिहार का कौन सा हवाई अड्डा, प्रश्न है बिहार का कौन सा हवाई अड्डा। बिहार से सबसे ज़्यादा प्रश्न आजकल पूछे जाने लगे हैं। अगर प्रश्न 30 पूछा जाएगा बीपीएससी में, अगर बीपीएससी में 30 प्रश्न अगर पूछा जाता है तो आजकल 12 से 15 प्रश्न जो है 12 से 15 प्रश्न डायरेक्ट बिहार के करंट अफेयर से होता है। इसीलिए जब बीपीएससी का विद्यार्थी तैयारी करता है तो करंट अफेयर्स सबसे ज़्यादा बिहार पे ही जोर देता है, क्योंकि नेशनल इंटरनेशनल ऐसे भी उसका तैयारी हुआ रहता है। लेकिन बिहार का जो करंट अफेयर्स है थोड़ा मुश्किल होता है, और मुश्किल भी नहीं है, बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि बात यह है कि इसको दरकिनार करके चला जाता है। और जो सिविल सर्विसेज की जो बीपीएससी का जो विद्यार्थी होगा तैयारी कर रहा होगा वो सबसे ज़्यादा फोकस यहीं बिहार के करंट अफेयर्स पे कर रहा होगा। अभी हम लोग भी वही कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। प्रश्न कहता है, बिहार का कौन सा हवाई अड्डा सीधे अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को सक्षम करने के लिए तैयार हो रहा है। सीधे अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए सक्षम हो रहा है। प्रश्न है बिहार का कौन सा हवाई अड्डा। ऑप्शन में दिया हुआ है गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जोगबनी हवाई अड्डा, मुंगेर हवाई अड्डा और पटना हवाई अड्डा। इसी तरीके से ऑप्शन भी रहेगा और इसमें हमको तय करना है। अगर हम पढ़े रहेंगे, करंट अफेयर्स में भी दिया हुआ था, जैसे में न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ते होंगे तो न्यूज़पेपर में बहुत बड़ी बड़ी बातें, यानी कि बिहार से संबंधित करंट अफेयर्स में बहुत अच्छा पॉइंट दे रहा है, आप लोगों को पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर जो है डी हो जाएगा, पटना हवाई अड्डा। ये हो जाता है पटना हवाई अड्डा को ही सीधे अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को सक्षम करने के लिए तैयार किया जा रहा है। कौन सा हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा, पटना हवाई अड्डा हो जाएगा। पटना हवाई अड्डा हो जाता है यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं एक बार और, पटना हवाई अड्डे पर बनने वाले नए टर्मिनल से कहाँ पे, तो डायरेक्ट नेपाल, जापान, वियतनाम, म्यांमार और थाईलैंड जैसे देशों के लिए सीधी उड़ान सेवाएं शुरू हो जाएगी। क्या हो जाएगा, सीधी उड़ान सेवाएं शुरू हो जाएगी और यह पटना हवाई अड्डे पर यह बनाया जा रहा है। इसे कहा जाता है कि अब डायरेक्ट जब ये टर्मिनल तैयार हो जाएगा तो डायरेक्ट अब पटना से डायरेक्ट नेपाल, उसके बाद जापान, वियतनाम, म्यांमार, थाईलैंड जैसे देशों के लिए सीधी उड़ान सेवाएं प्रारंभ हो जाएगी। और ये स्थल बोध गया आने वाले बौद्ध पर्यटकों के बीच लोकप्रिय है।
क्योंकि यहाँ से जो हम लोग देख रहे हैं, जापान देखते हैं, वियतनाम, म्यांमार, थाईलैंड, श्रीलंका, चाइना, बहुत ऐसे कंट्री हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिएगा तो बोध गया जो बिहार यानी कि पटना उतरने के बाद ही लोग डायरेक्ट जाते हैं यह तीर्थ स्थल पे। यह बहुत ही ज़्यादा फेमस है विश्व में। चलिए अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा अंतरिक्ष और रक्षा के लिए। प्रश्न है अंतरिक्ष और रक्षा के लिए भारत का पहला 3D धातु भाग कहाँ विकसित किया जाएगा? 3D धातु भाग कहाँ विकसित किया जाएगा, किसके लिए? तो यहाँ पे देखिए अंतरिक्ष और रक्षा के लिए। अंतरिक्ष और रक्षा के लिए भारत का पहला, मैंने कहा था कि जब भारत का पहला हो या विश्व का पहला हो या किसी राज्य का पहला हो तो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो अंतरिक्ष और रक्षा के लिए भारत का पहला 3D धातु भाग कहाँ विकसित किया जाएगा? कहाँ विकसित किया जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन है आपके लिए, भोपाल, बेंगलोर, कोलकाता और गुरुग्राम हो जाएगा। इन 4 ऑप्शन में बताना है आंसर क्या होगा। तो हम लोग देखेंगे आंसर की तरफ देखेंगे तो आंसर इसका ए हो जाएगा, भोपाल। भोपाल में ही भारत जो है 3D धातु जो है वह विकसित कर रहा है। कहाँ पे? तो भोपाल में। भोपाल हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाता है। भारत अब 3D धातु भागों के लिए, 3D धातु भागों के लिए अमेरिका और फ्रांस पर निर्भर नहीं रहेगा। जैसे 3D धातु भागों का जो निर्माण भोपाल में किया जा रहा है, इससे पूर्व की अगर बात करें तो भारत की निर्भरता थी, भारत की सबसे ज़्यादा निर्भरता अमेरिका और फ्रांस पर थी। अब निर्भरता ख़त्म हो जाएगा, अब धीरे धीरे निर्भरता जो है वह कम हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। भोपाल के राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, इसे याद रहना ज़रूरी है, इसको याद रखिए। भोपाल के जगह है जिसका नाम है राजा रमन्ना सेंटर, राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी में इसको विकसित किया जाएगा। अगर प्रश्न पूछ दे और भोपाल अगर ना दे और डायरेक्ट यहीं सेंटर अगर दे दे तो इसका आंसर यहीं हो जाएगा, राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, जहाँ पे 3D धातु भागों को विकसित किया जा रहा है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न हो जाएगा बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। हाल ही में फ्रांस के सेवेलियर डेला लेगियन डी, यहाँ पे इसको एक बार देखिए आप लोग अच्छे से। हाल ही में फ्रांस के सेवेलियर डेला लेगियन डी होनूर या नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात करें या प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, अगर इनको किसी ऑनर से नवाजा जाता है, कौन ऐसा कंट्री नवाजता है, तो ऐसे प्रश्न पूछ ही लिए जाते हैं। अभी 6 महीनों के अंदर में अगर ऐसा कुछ घटना हुआ तो ज़रूर उसे याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। जिस तरीके से ये प्रश्न आपको बनाया गया है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। ये जो प्रश्न है बहुत इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि हाल ही में किसके द्वारा, फ्रांस के द्वारा सेवेलियन डेला लेगियन डी यानी कि नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर पुरस्कार से पूछा जा रहा है कि किसे सम्मानित किया गया है इन लोगों में। ऑप्शन है दुर्गा चरण रक्षित, अमिताभ बच्चन, जुबीन मेहता और रोशनी नादर। इन 4 ऑप्शन में फ्रांस के द्वारा कौन सा ऑनर से सम्मानित किया गया है, किसको सम्मानित किया गया है, ये दोनों पूछा जा सकता है। इसका आंसर हो जाएगा डी, रोशनी नादर को। रोशनी नादर को यह सम्मान मिलता है फ्रांस के द्वारा। यही है रोशनी नादर जो आप देख रहे हैं।
चलिए आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे। रोशनी नादर का कभी कभी आपसे इनका संबंध भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए HCL टेक्नोलॉजी की चेयरपर्सन है ये। HCL टेक्नोलॉजी की ये चेयरपर्सन है जिनका नाम है रोशनी नादर, जिनको फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जिसका नाम है सेवेलियन डेला लेगियन डी होनोर, जिसे नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर मिला। और यही प्रश्न हो सकता है आपसे पूछ दे। और यह प्रस्तुति जो है फ्रांसीसी राष्ट्रपति की ओर से दी गई है, फ्रांसीसी राष्ट्रपति की तरफ से यह दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ये भी प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है, बिहार से संबंधित प्रश्न है। बिहार में नई वंदे भारत एक्सप्रेस का प्रश्न है। बिहार में नई वंदे भारत एक्सप्रेस का प्रस्तावित मार्ग क्या है? प्रस्तावित मार्ग, ऑप्शन में 4 ऑप्शन हो जाएंगे। ये हो जाता है B, C और D। 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। पटना से वाराणसी तक, पटना से टाटा नगर तक, और पटना से मुंबई तक, पटना से दिल्ली तक। पूछा जा रहा है कि बिहार में नई वंदे भारत एक्सप्रेसवे का प्रस्तावित जो मार्ग है कहाँ से कहाँ तक बनाया गया। तो कहाँ से कहाँ तक बनाया गया, इसका आंसर B हो जाएगा। पटना से टाटा नगर तक बनाया गया है। आंसर क्या है? B हो जाएगा। टाटा से, पटना से टाटा नगर तक। पटना से टाटा नगर जो आप देख रहे हैं, यही नई वंदे भारत का जो बिहार के लिए है वो मार्ग हो जाता है पटना से टाटा नगर का। पटना से टाटा नगर हो जाएगा। तो यहाँ पे पटना से टाटा नगर तक नई वंदे भारत एक्सप्रेसवे का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। अगला प्रश्न है केंजा लिली। अगला प्रश्न हो जाता है केंजा लिली, जो हाल ही में दुनिया की पहली मिस AI बनी। मिस AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और किस देश से संबंधित है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। बहुत ही VVI है यह जो प्रश्न है, बहुत ही VVI है आपके लिए। प्रश्न एक बार और देखिए। केंजा लिली जो हाल ही में दुनिया की पहली मिस AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनी, जो पूछा जा रहा है किस देश से संबंधित है। ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिया गया है। दुबई से है, या भारत से है, या दक्षिण कोरिया से है, या मोरक्को से है। तो इसका आंसर हम लोग देखेंगे तो आंसर इसका D हो जाएगा। मोरक्को से संबंधित है ये, जिनका नाम है केंजा लिली। आप देख सकते हैं केंजा लिली को, यही है केंजा लिली। केंजा लिली यही है, दुनिया की पहली AI है ना, आप देख सकते हैं। दुनिया की केंजा लिली नाम रखा गया है, जिनका ताल्लुकात जो है यह मोरक्को से हो जाता है। जिनका ताल्लुकात जो है यह मोरक्को से हो जाता है, मोरक्को से। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे देखते हैं हम लोग, कहता है कि हिजाब पहनने वाली मोरक्को की AI जनरेटेड मॉडल, जिस तरह से हम लोग देखते हैं रोबोट को, उसी तरीके से इसको जनरेट किया गया। यानी कि हिजाब पहनने वाली मोरक्को की AI जनरेटेड मॉडल और प्रभावशाली व्यक्ति केंजा लिली दुनिया की पहली मिस AI बन गई है। जिनका ताल्लुकात कहाँ से है? मोरक्को से हो जाता है, मोरक्को से हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग यहाँ पे। अगला प्रश्न है भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? इम्पोर्टेंट है आपके लिए। एक बार और देखिए, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? राहुल द्रविड़ को
कोच नियुक्त किया गया, या महेंद्र सिंह धोनी को किया गया, या गौतम गंभीर को किया गया, या WV रमन को बनाया गया है? किसका? तो भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे बनाया गया है? ऑप्शन आपको 4 दिया गया है, इसमें चुनना है कि कौन सा आंसर होगा, है ना। इसका आंसर है सी, गौतम गंभीर को भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया। किसको? तो गौतम गंभीर को नियुक्त किया गया, गौतम गंभीर को। यही है गौतम गंभीर, इन्हीं को मुख्य कोच जो है वो नियुक्त किया गया है, गौतम गंभीर को। यहाँ पे देखिए एक बार, गौतम गंभीर को दिसंबर 2027 तक, कभी कभी हो सकता है आपसे पूछा जाए, तो गौतम गंभीर को 2027 तक भारतीय क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच जो है नियुक्त किया गया है, जो 29 जून को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत की T20 विश्व कप जीत के बाद ये राहुल द्रविड़ की जगह लेंगे, है ना। ये गौतम गंभीर जो है राहुल द्रविड़ की जगह लेंगे। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, अगला देखते हैं प्रश्न। यहाँ पे देखिए, अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य, पूछा जा रहा है कि कौन सा राज्य भारत का पहला राज्य बन गया है जहां ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सब इंस्पेक्टर के पद पर बहाल किया जाएगा और किया गया है ना। बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा। अगर आप पटना का खबर देख रहे होंगे तो एक टीचर हैं रहमान सर, तो रहमान सर के पास ही ये ट्रांसजेंडर जो है पढ़ कर के वो यहाँ पे सब इंस्पेक्टर बनी, है ना। तो बहुत चर्चा में रहा, पटना में ही, पटना के बाहर भी बहुत सारा खबर में रहा, न्यूज़पेपर में रहा और बहुत सारे मीडिया में, सोशल मीडिया में ये चर्चा में रहा है। तो यकीन है कि आप बना दीजिएगा। फिर भी हम ऑप्शन में देते हैं आपको, कौन सा राज्य भारत का पहला राज्य बन गया जहां ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सब इंस्पेक्टर के पद पर बहाल किया जाएगा? और इसका आंसर है बिहार। बिहार का बहुत बड़ा योगदान है। बिहार भारत का वह पहला राज्य है जो ट्रांसजेंडरों को सरकारी नौकरी में अधिकार दिया है। बहुत बड़ी बात है, यह बहुत योगदान के, है ना, और बहुत सारी बातें हैं बिहार के लिए, बहुत बड़ी योगदान है, बहुत बड़ी उपलब्धि है बिहार के लिए। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। इसमें देखा जाए, बिहार पहली बार, कहता है बिहार पहली बार अपनी पुलिस सेवा में 3 ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को नियुक्त करने के लिए तैयार है। हालांकि वैकेंसी में देखिएगा आपके 5 रखा गया था, लेकिन 2 लोग किसी वजह से नहीं साइड फाइट कर पाए, इसलिए 2 वैकेंट ही रह गया और 3 जो है वो लोग नियुक्त हो गए। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, अगला प्रश्न है मित्र वन। तो मित्र वन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में? मित्र वन के बारे में। तो कथन 1 और 2 पहले देखते हैं। कथन 1 कहता है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 25 जिलों में मित्र वन की घोषणा की गई है। यह उत्तर प्रदेश के विद्यार्थी जो होंगे उनके यहाँ, मतलब यूपी में जो भी एग्ज़ाम होगा वहाँ पे बहुत ही VVI हो जाएगा। और ऐसा भी नहीं है, हो सकता है कि मित्र वन के बारे में बिहार में भी पूछ दे और बिहार का कोई प्रश्न ऐसा भी हो जो अन्य राज्यों में भी पूछा जाता है। तो चलिए एक कथन हो गया। दूसरा कथन देखते हैं कि मित्र वन के साथ साथ प्रत्येक जिले में शक्ति वन, युवा वन और बाल वन जैसे विशेष वन भी स्थापित किए जाएंगे। और इसमें कह रहा है कि उपयुक्त में से बताइए कौन सा कथन जो है वह सत्य है। पूछता है कौन सा कथन इसमें सत्य हो जाएगा। तो कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर क्या है? बी हो जाएगा। बी कथन सत्य है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यहाँ पे 25 नहीं 35 जिलों में मित्र वन की घोषणा की गई है। और मित्र वन के साथ साथ इसका मतलब ये गलत है और ये सही है, इसलिए उपयुक्त कथन में से सही पूछा जा रहा है। कौन हो जाएगा? तो केवल 2 हो जाता है, केवल 2 हो जाएगा।
तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, कहता है कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने 35 जिलों में मित्रवन स्थापित करने की बड़ी पहल की घोषणा की है। कितने डिस्ट्रिक्ट में? तो 35 डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, 35 डिस्ट्रिक्ट। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न हो जाएगा प्रोजेक्ट परी। प्रोजेक्ट परी कहिए या प्रोजेक्ट पारी कहिए। तो प्रोजेक्ट परी जो हाल ही में खबरों में था, किस मंत्रालय से संबंधित है? प्रोजेक्ट परी जो पूछा जा रहा है कि हाल ही में बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है, बहुत ज़्यादा खबरों में रहा है, यह किस मंत्रालय के अधीन हो जाएगा और यह किस मंत्रालय से संबंधित है? प्रश्न यही पूछा जा रहा है और आपके सामने 4 ऑप्शन है, रक्षा मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय या गृह मंत्रालय। 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। तो इसमें आंसर हम लोग देखेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। संस्कृति मंत्रालय से ये क्या है? संबंधित हो जाते हैं, संस्कृति मंत्रालय से। प्रोजेक्ट परी, प्रोजेक्ट परी हो जाएगा। जो आप देख रहे हैं यहाँ पे प्रोजेक्ट पारी है ना, परी कहिए पारी कहिए, पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने, भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने, भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने परियोजना पारी, जो भारत की सार्वजनिक कला, ये क्या किया गया? शुरुआत किया गया किसके द्वारा? भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने परियोजना पारी की शुरुआत की और यह विश्व धरोहर समिति की 46वीं बैठक के संयोजन में किया गया। कौन सा? तो 46वां बैठक के संयोजन में यह प्रारंभ किया गया था, यह शुरू किया गया है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न हो जाता हाल ही में मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी, हाल ही में मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट किनाबालू पर, किस पर? माउंट किनाबालू पर भारतीय तिरंगा फहराने वाली लक्ष्मी झा किस राज्य से संबंधित है? किस राज्य से संबंधित है लक्ष्मी झा? चलिए एक बार और देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है यह प्रश्न आपसे पूछा भी जा सके, हो सकता है ये सवाल आपसे पूछा जाए। हाल ही में मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट किनाबालू पर भारतीय तिरंगा फहराने वाली लक्ष्मी झा किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन में 4 दिया हुआ, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और झारखंड, लेकिन आंसर क्या हो जाएगा? आंसर है इसका ए, बिहार हो जाएगा। बिहार से ये क्या है? संबंधित है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हाल ही में, और ये बिहार के सहरसा ज़िले की रहने वाली है, लक्ष्मी झा जो है बिहार की सहरसा ज़िले की रहने वाली हैं और इन्होंने ही मलेशिया के सबसे ऊंची चोटी माउंट किनाबालू पर भारतीय तिरंगा फहराया, भारतीय तिरंगा फहराया, जिनका नाम है लक्ष्मी झा और ये सहरसा की रहने वाली है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखेंगे, हाल ही में कौन पाकिस्तान में, हाल ही में कौन पाकिस्तान में लाहौर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद संभालने वाली प्रथम महिला बन गई है? प्रथम महिला बन गई है, प्रथम महिला बन गई है। तो यहाँ पे देखिए पूछा जाएगा, ये इम्पोर्टेंट है इसलिए क्योंकि एक बार पहले देख लीजिए, कहता है कि कौन पाकिस्तान में लाहौर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद संभालने वाली प्रथम महिला बन गई है, प्रथम महिला, इसीलिए यह सवाल पूछा गया है। 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन दिया गया है, न्यायमूर्ति आयशा मलिक, न्यायमूर्ति आयशा परवीन, न्यायमूर्ति आलिया नीलम और न्यायमूर्ति साहिबा खातून। इन 4 लोगों में कौन ऐसी महिला है जो प्रथम बार महिला न्यायाधीश बनी है? तो आंसर देखिए, इसका आंसर सी हो जाएगा, न्यायमूर्ति आलिया नीलम नाम है। न्यायमूर्ति आलिया नीलम इस पद को प्राप्त करने वाली प्रथम महिला न्यायाधीश बन जाती हैं।
प्रथम न्यायाधीश न्यायमूर्ति आलिया नीलम ने पाकिस्तान में लाहौर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली और वह अदालत के शीर्ष न्यायाधीश का पद संभालने वाली पहली महिला बन गई है। पहली महिला बन गई है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पे। ये प्रश्न आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। अभ्यास पिच ब्लैक 2024। अभ्यास पिच ब्लैक 2024। अभ्यास पिच ब्लैक 2024 किन दो देशों के मध्य आयोजित हुआ? युद्धाभ्यास हमेशा पूछता है। युद्धाभ्यास जो है हमेशा पूछता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अभ्यास पिच ब्लैक 2024। अभ्यास पिच ब्लैक 2024 पूछा जा रहा है कि किन दो देशों के मध्य में आयोजित हुआ। तब इसका आंसर हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य में। भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य में होता है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाता है। भारत और ऑस्ट्रेलिया। भारत और ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि भारतीय वायुसेना पूछा जा सकता है कि किसका ये सैन्य अभ्यास था, तो वायुसेना का। तो भारतीय वायुसेना का अभ्यास पिच ब्लैक 2024 में भाग लेने के लिए रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स बेस डार्विन पहुंची है। बेस कहाँ पे पहुंची? डार्विन पहुंची। चलिए अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अगला प्रश्न जो है, चलिए अगला प्रश्न है, इम्पोर्टेंट है। प्रश्न हो जाएगा नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है, पूछता है, सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, यहाँ देखते हैं। यह सूचकांक सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय मानदंडों के आधार पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का मूल्यांकन करता है। यह क्या है? मूल्यांकन करता है। ऑप्शन में कहता है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है और कहता है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि कौन सा कथन गलत है, ये पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोगों ने ये देखा यहाँ पे, ये जो कथन है ये बिल्कुल सही है। ये जो कथन है बिल्कुल सही है। उसके बाद यहाँ पे कहता है कि महाराष्ट्र और गुजरात को शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य बताया गया है। शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य बताया गया किसको? महाराष्ट्र और गुजरात को, जो क्या है? गलत है। फिर ऑप्शन सी हम लोग देखेंगे कि बिहार को सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य माना गया है, ये भी सही है। और फिर कहता है कि भारत का समग्र एसडीजी स्कोर 2020 से 21 में 66 से बढ़कर 2023-24 में 71 हो गया है, ये सही है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, कहता है कौन सा कथन सत्य नहीं है, गलत है, तो हम लोगों ने क्या देखा? 20 में देखा। बी जो है, बी कथन के अनुसार क्या है? गलत हो जाता है। बी कथन के अनुसार गलत है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका रैंकिंग है। उत्तराखंड 79, केरला 79, तमिलनाडु 78। चलिए और भी देखेंगे हम लोग यहाँ पे। नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में उत्तराखंड और केरल को शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य नामित किया गया है। जो ये ऑप्शन में, बी ऑप्शन में क्या था? गलत दिया था, दूसरा नाम दिया था। तो यहाँ पे शीर्ष जो स्थान है, शीर्ष स्थान हम लोग देखेंगे तो उत्तराखंड हो जाएगा और केरल हो जाएगा, जो सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय मानदंडों पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का मूल्यांकन करता है। बिहार को सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य माना गया है, ये भी सही है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न जो है यहाँ भी हम लोग देख लेंगे। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया जाए। चलिए आगे बढ़ा दिया जाए, दिख रहा होगा मेरे ख्याल से। डीडी रूबिकॉन,
डीडी रोबोकॉन इंडिया 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के बाद प्रश्न कहता है कि कौन सा कथन जो है वह सत्य है। पहला हम लोग कथन देखेंगे, डीडी रोबोकॉन इंडिया 2024 की मेज़बानी आईआईटी दिल्ली और प्रसार भारती द्वारा की जाएगी। पहला कथन। दूसरा कथन यहाँ पे कहता है कि इसका आयोजन बेंगलोर के नाद प्रभु कैंपगौड़ा स्टेडियम में किया जाएगा। क्या है? कैंपगौड़ा स्टेडियम में किया जाएगा यहाँ पे। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? इसमें कहता है कौन सा कथन जो है वह सत्य है। कथन में हम लोगों ने 1 देखा और 2 देखा, तो कथन 1 तो सही है और इसका जो आयोजन है बेंगलुरु नागपुर कैंपगौड़ा स्टेडियम में किया जाएगा, ये गलत हो जाता है। इसलिए कथन सत्य जो है इसका आंसर क्या है? ए हो जाएगा। कथन सत्य आंसर ए हो जाता है, आंसर ए हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे न्यू दिल्ली इंडिया RO 2024। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। आईआईटी दिल्ली और प्रसार भारती 2 दिवसीय रोबोट प्रतियोगिता डीडी रोबोकॉन इंडिया 2024 की मेज़बानी करेगा। और यह जो है किस स्टेडियम में? तो दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में इसका आयोजन होगा। दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में इसका आयोजन किया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पे। अगला प्रश्न है कि कौन सा देश, प्रश्न है कौन सा देश 2025, कौन सा देश 2025 के पहले ओलंपिक स्पोर्ट्स गेम की मेज़बानी करेगा? कौन सा देश कब 2025 के पहले ओलंपिक स्पोर्ट्स गेम्स की मेज़बानी करेगा? ऑप्शन 4 है, रशिया है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है और सऊदी अरब है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। आंसर हम लोग देखेंगे तो इसका आंसर डी हो जाएगा। सऊदी अरब जो है 2025 के पहले ओलंपिक स्पोर्ट्स गेम की मेज़बानी करेगा। आंसर क्या है? सऊदी अरब। आंसर क्या है? डी हो जाएगा, सऊदीया के द्वारा किया जाएगा। यहाँ पे हम लोग देखते हैं ओलंपिक, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने घोषणा की है कि उसने सऊदी अरब के राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के साथ मिलकर सऊदी अरब में 2025 के पहले ओलंपिक स्पोर्ट्स गेम की मेज़बानी की है। इसलिए आंसर क्या हो जाता है? डी हो जाता है इसका आंसर। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पे। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस दिन को संविधान हत्या दिवस घोषित किया गया? संविधान हत्या दिवस घोषित किया है। ऑप्शन आपके पास 4 है, 25 जून, 27 जून, 29 जून और 30 जून हो जाएगा। तब इसमें हम लोग आंसर देखेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाता है 25 जून को। 25 जून को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान हत्या दिवस घोषित किया। कब? 25 जून को। यहाँ पे 25 जून हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। इसमें लिखा है 25 जून, है ना। चलिए, हत्या दिवस घोषित किया गया। आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, बिहार से ही कहीं संदर्भ में है, बिहार से संबंधित है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है आपके लिए। हाल ही में बिहार में पहली बार गोद लेने का आदेश किसने जारी किया? प्रश्न पूछा जा सकता है। ऑप्शन में भी 4 दिया हुआ है। हाल ही में बिहार में पहली बार गोद लेने का आदेश किसके द्वारा जारी किया गया? 4 ऑप्शन है। क्या यह आदेश मुख्यमंत्री के द्वारा जारी किया गया था? क्या यह पुलिस अधीक्षक के द्वारा किया गया? क्या जिला अधिकारी के लिए? या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन में आंसर इसका जिला अधिकारी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाता है? जिला अधिकारी है। और जिला अधिकारी ने बिहार में पहली बार गोद लेने का आदेश जो है जारी किया। किसने? जिला अधिकारी ने। कहाँ पे? तो बिहार में। कहाँ पे?
तो बिहार हो जाएगा, है ना। बिहार में पहली बार गोद लेने का आदेश जो है वह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा, जिला अधिकारी के द्वारा लिया गया। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाता है। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न में, बहुत सारा प्रश्न हम लोग बिहार के साथ साथ नेशनल और इंटरनेशनल जो प्रश्न पूछने की संभावना है हम लोग उसी पे चर्चा करेंगे और बात करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।